अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मेरा एक नया चैनल है जिसका नाम है कुछ तो लोग कहेंगे। मेरे नाम काफ़ी सोच समझ के रखा हूँ और मैं पुणे से मसूद शाह महमूद शाह खान। और मेरा पहला जो सर्टिफिकेट था वो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग 1986 में। उसके बाद पीछे 20 सालों से मैं पैरामेडिकल लाइंस, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, साइकोलॉजिकल एंड मेडिटेशंस, ऐसे सब सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ हूँ मैं। और जितना भी मौका मिलता है मैं इसी में लगा हुआ हूँ मैं। और दरअसल ये चैनल जो है, इसमें ये वीडियो एक एज ए स्टार्टर वीडियो है ये। और इसके आगे जो भी वीडियो आएंगे, शायद आगे 2 वीडियो जो आएंगे वो कोरोना के ऊपर आएंगे। तो ये स्टार्टर वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि कम से कम मेरा वीडियो, मेरा चैनल लोग पहचान सके, सब्सक्राइब कर सके। अगर अच्छा लगे तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके आगे जो आएगा वो कोरोना पे आएगा, क्योंकि कोरोना पे मैंने काफ़ी अभी तक के वीडियोस देखे हैं। वो मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी तरफ से कुछ इसमें कोरोना के टॉपिक पे बोल सकूँ। तो इसलिए ये स्टार्टर बना रहा हूँ। ये लॉकडाउन के ऊपर है। लॉकडाउन जो हुआ है उस पे से हम क्या फ़ायदे उठा सकते हैं, इसमें क्या अच्छी चीज़ें की जा सकती है, और इसके नुकसान हुए तो क्या हो सकती है, और फ़ायदे हुए तो क्या हो सकते हैं, इसके ऊपर ये डिटेल में है। इंशाल्लाह आप सब लोगों को पसंद आएगा। और इसमें उम्र की कोई कैद नहीं है, बच्चे से लेके बूढ़ा हर इंसान के लिए ये कुछ ना कुछ फ़ायदे का ही देगा। तो इसमें सबसे शुरुआत तो मैं पहले करता हूँ कि सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये हुआ है कि बिज़ी लाइफ जो थी ख़त्म हो गई है। बिज़ी लाइफ ख़त्म होने से लोग घर में मौजूद है। पहले घर में रहने का मौका नहीं मिलता था। कुछ लोग तो ऐसे थे जो बहुत ही सुबह को सब उठने के पहले निकल जाते थे और सब सो जाने के बाद आते थे। और ऐसे बहुत से इंसान बॉम्बे में मौजूद है जिनका नाम मुंबई वालों ने संडे फादर रखा हुआ है। तो संडे फादर मतलब ये घर में सिर्फ संडे को ही दिखते हैं, और संडे को भी दिखेंगे तो व्हाट्सएप पे और अपने दूसरे कामों में बिज़ी रहेंगे, तो फैमिली लाइफ मेंटेन नहीं होती है। तो ये संडे फादर का कंसेप्ट यूरोप कंट्रीज़ में भी चल चुका है। ये काफ़ी सालों से संडे फादर, कि बच्चों को अगर अपने वालिदैन को देखना हो तो वो सिर्फ संडे के दिन देख सकते हैं, वो भी डिनर या लंच के टेबल पे, बाकी वो बिज़ी रहते हैं। तो बहरहाल ये बिज़ी लाइफ जो थी, घर में रहने की ना रहने की, ये बिज़ी लाइफ ख़त्म हो गई है और लोग सुकून से अपने घर में मौजूद है। सब मिल कर के घर में एक साथ रहते हैं। तो ऐसे में मौका मिला है एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे को समझाने का, और अपने आप को अच्छे ढंग से प्रूफ करने का। जो हम घर के काम अभी तक ना आ सके, कम से कम इस मौके पे एक दूसरे के साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजारें और अच्छे से अच्छे ढंग से घर वालों के साथ रह जाएं। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। और इसका दूसरा फ़ायदा ये हो गया है कि घर वालों के अलावा जो दीगर दूर दराज के रिश्तेदार वगैरह थे जिनसे हम हमेशा बातचीत नहीं करते, कभी कभार करते थे, लोग अभी वक्त मिला है तो ऐसों को भी टाइम बिताने के लिए ही सही है, लेकिन कम से कम एक माहौल बन गया है कि रिश्तेदारों को दूर दराज के फ़ोन कर रहे, खैर खैरियत पूछ रहे। कुछ दोस्त जो काफ़ी दिनों से नहीं मिले थे, या कोई कम पहचान वाले ही क्यों ना हो, जो कॉन्टैक्ट्स में थे, ऐसे लोगों को व्हाट्सएप भेज रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। यानी एक तरह से मिलनसारी का ये जज्बा पैदा हो गया है। तो ये अच्छे फ़ायदे हो गए। दूसरा इसमें अच्छे फ़ायदे ये हो गए हैं कि जो मरीज़ थे, जिन्हें काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स थे, उनके प्रॉब्लम्स में फ़र्क पड़ना अच्छा होना शुरू हो गया है। वो इसलिए कि बिज़ी लाइफ ख़त्म होने से उनका टेंशन, दौड़ भाग, दिन भर का इधर उधर बातें करना और वक्त पे खाना नहीं खाना, आराम नहीं होना, ये सब जितनी परेशानियां थी, ये रिलीज़ होने से टेंशन फ्री लाइफ हो गई है।
और काफ़ी हर तरह के चेन फेलियर के मरीज़ ही कह रहे हो कि इसको लीवर की प्रॉब्लम हो, हार्ट का हो, बीपी का हो, हाइपरटेंशन हो, या कैसा ही भी कोई कोई प्रॉब्लम कोई क्यों ना हो, हर तरह का प्रॉब्लम से ये सॉल्व हो गया है ये। और लोगों को इससे भी बाहर आने की मदद मिल रही है। और जिन लोगों को बीमारी के अंदर बात बात पे डॉक्टर लगता था, बात बात पे दवाई लगती थी, अब डॉक्टर मौजूद ना होने की वजह से लोग डॉक्टर को भूल गए। अब बिना डॉक्टर के भी काम चल रहा है। इसका मतलब ये है कि डॉक्टर हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। सिर्फ इमरजेंसी में, जब इमरजेंसी हो तो उस वक्त डॉक्टर ज़रूरी है। लेकिन जिन लोगों ने दवाओं की आदत लगा ली है, जिनको दवाई इतनी ज़रूरी नहीं है, उसके बावजूद वो डर के मारे सिर्फ दवाई लेते थे, तो ऐसे लोगों को आज डॉक्टर ना मिलने की वजह से ऐसा नहीं है कि तकलीफ़ें बढ़ गई है, काफ़ी हद तक के लोगों की परेशानियां कम हो गई है, डिप्रेशन कम हो गए। और डॉक्टर ना मिलने की एक वजह ये भी है कि डॉक्टर बहुत बिज़ी है, और बिज़ी होने की वजह से उनके पास में सब कोरोना के, सर्दी खांसी बुखार के पेशेंट है, इसलिए भी कोई दवाखाने में जाना नहीं चाहता है। और एक वर्ल्ड सर्वे के मुताबिक ये बात सामने आई है कि जिस वक्त डॉक्टर लोगों से दूर होते हैं, अगर डॉक्टर स्ट्राइक पे चले जाते हैं, ऐसा जो कुछ भी वक्त होता है, ऐसे वक्त में मॉर्टेलिटी रेट यानी लोगों के मरने की तादाद कम हो जाती है, यानी मॉर्टेलिटी रेट कम हो जाता है। ये कब होता है? जब डॉक्टर लोगों से दूर हो जाते हैं, स्ट्राइक पे चले जाते हैं, या साल में पूरे इंटरनेशनल लेवल पे समझ लीजिए हार्ट वालों की मीटिंग है कहीं दुनिया में, एक जगह 3 दिन की मीटिंग होती है। ऐसे वक्त में ऐसे जो कोई भी तकलीफ़ों के पेशेंट होते हैं, डॉक्टर ना मिलने की वजह से मोर्टेलिटी रेट घट चुका है। ये पूरा एक बाकायदा रिसर्च के तहत बोल रहा हूँ। दूसरा, घर में बैठे रहने से लोगों का दौड़ भाग की बिज़ी लाइफ ख़त्म होने के साथ साथ उनका जो गाड़ी चलाना था, कुछ लोग थे जो दूर दराज का सफ़र करके 2 व्हीलर के ऊपर जाते थे, मिडिल क्लास वाले, तो इन लोगों को कमर की तकलीफ़ें, पैर की तकलीफ़ें, स्पॉन्डिलाइटिस, ऐसी कई तकलीफ़ें थी। किसी को हाथ में तकलीफ़ थी, किसी को फिंगर्स का प्रॉब्लम था। ऐसा जो कुछ भी तकलीफ़ें थी छोटी मोटी जिनकी शुरुआत थी, वो तो इंशाल्लाह इस 3 हफ्ते के आराम में ख़त्म हो चुकी होगी, और जिनको है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अगर ऐसे लोगों को अपनी इन तकलीफ़ों में, परेशानियों में राहत मिली है, तो ये लोग आइंदा ये ख्याल रखें कि अगर गाड़ी की वजह से इनको तकलीफ़ हो रही है, तो गाड़ी का शॉक ख़राब है, या गाड़ी की सीट ख़राब है, या गाड़ी का अंदाज़ उनका बैठने का अगर गलत है, तो इन चीज़ों को सुधार लेंगे तो इंशाल्लाह इनको आगे ऐसी बिल्कुल तकलीफ़ नहीं होगी। अब गाड़ी की बात लेते हैं तो गाड़ी के ऊपर लोग जो ज़्यादा सफ़र करते थे, ज़्यादा दौड़ते थे, तो इनकी आँखों में कंटिन्यू हवा लगने से, धूल जाने से, मिट्टी जाने से, हवा लगने से आँखों से पानी जाता रहता था, या आँखें लाल हो जाती थी, आँखों में काफ़ी कमज़ोरी आ जाती थी। तो ऐसे लोगों की ये आँखों की कमज़ोरी भी ख़त्म हो गई होगी कि दिन भर ऑफिस में बैठना नहीं पड़ रहा है, और दिन भर जो कंप्यूटर देखते थे या जो कुछ भी जिस तरह से भी था, बहरहाल इनको आँखों के मर्ज में भी बहुत कुछ फ़र्क पड़ गया होगा। दूसरा सबसे बड़ा जो आज का मामला है, कम उम्र में बच्चों के बाल चले जाते हैं, सर के बाल। तो सर के बाल जाने का मतलब यही है कि बचपन में जो वैक्सीन्स दिए जाते हैं, स्टेरॉइड्स वगैरह वैक्सीनेशन, हाई डोज, उससे बदन में बॉडी हीट बढ़ जाती है, हार्मोनल डिसबैलेंस होने की वजह से सर के बाल जाते हैं। लेकिन ये एक दूसरी तरफ एक बड़ी वजह यह है जो कदीम ज़माने से रिसर्च की जा चुकी है, और लोग जो पहले के लोग थे जो चप्पल और जूते इस्तेमाल करते थे, तो चमड़े के हुआ करते थे। तो चमड़े के जो जूते होते थे, चमड़े की चप्पल होती थी, उनमें सर को, हमारा जो टालू है ऊपर, इसको ठंडा रखने की तासीर है। गर्मी में आप अगर चमड़े के जूते चप्पल पहन के चलोगे तो सर ठंडा रहेगा, और सर ठंडा रहने की वजह से क्या होगा, आपको गर्मी की मार नहीं पड़ेगी, और गर्मी नहीं लगेगी तो आपके सर के बाल नहीं जाएंगे। आजकल आर्टिफिशियल जूते निकल गए, और आर्टिफिशियल जूतों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो तलवों को, पैर के तलवों को गर्म कर देते हैं, जो चमड़े के जूते बिल्कुल नहीं करते। अब आर्टिफिशियल जूते अगर आपके पैरों को गर्म कर रहे, और साथ में तलवों को गर्म कर रहे, साथ में आपके सर को गर्म कर रहे हैं, तो गर्म होने की वजह से जब अगर आपको दिन भर में, कई लोगों को लगता होगा कि किसी के तलवे में जलन हो रही है, किसी के सर में जलन हो रही है,
तो ये सर की और तलवे की जलन जो है, ये आर्टिफिशियल जूते जो है फाइबर के या किसी भी तरह के, वो भले से कितने महंगे जूते हो, 25,000 के हो, 50,000 के हो, कितने भी बड़ी कंपनी के नामवर दुनिया की बेहतरीन कंपनी के क्यों ना हो, लेकिन अगर उस जूतों में अगर टालू में या पैर के तलवों में जलन होती है तो समझ लीजिए आपको अंदर से बॉडी हीट पैदा कर रहा है, जो आपके सर के बाल को ले जाएगा और दूसरी तकलीफ़ें दे सकता है। तो तो ये जूते ना इस्तेमाल करने की वजह से भी काफ़ी लोगों को राहत मिल जाएगी। और 3 महीने का वक्त अगर ऐसे ही रह जाए बिना जूते के, तो इंशाल्लाह जिनके हाल में बाल गए या गिरना शुरू हो गए उनको तंदुरुस्ती राहत महसूस होगी। और ऐसे लोग अगर इनमें ये फ़र्क मिल गया तो ये लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि आइंदा जूते ऐसे इस्तेमाल करें जिनमें उनके पैर गर्म ना हो या सर गर्म ना हो। अगर उनको जूते या चप्पल पहनने में ये समझ में आता है कि हमारे तलवे गर्म हो रहे, सर गर्म हो रहे, तो जूते बदल दें। तो और दूसरा, सर के लिए भी बात करता चलूँ, सर के लिए सबसे अच्छा आंवला और गाजर, ये 2 चीज़ जो है बेहतरीन है। अगला एक वीडियो बनाऊंगा मैं, शायद इसके आगे तीसरा वीडियो होगा, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें मैं मेडिसिन वगैरह, रेमेडीज़, होम रेमेडीज़ वगैरह बताऊंगा। ठीक है। ये आर्टिफिशियल जो जूतों की तकलीफ़ थी, ये तो इस तरफ से ख़त्म हो जाएगी। अब दूसरा जो था, सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि ग्लोबल वार्मिंग जो थी, यानी नेट पे अगर आप ढूंढेंगे तो एजेंडा 21, ये जो है ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर है कि दुनिया में स्टडीज़ हो रही है और कई लोग ऐसा लिखा गया है नेट पे, गूगल के ऊपर, कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को पैदा करने वाली जितनी चीज़ें सबको कम करने के पीछे लगे। मैंने तो यहाँ तक के गूगल पे पढ़ा हूँ कि उन कम करने वाली चीज़ों में एक नंबर इंसानों का भी है, कि इंसान भी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं। तो ले दे करके ये वो कहाँ तक सच है झूठ है मुझे नहीं पता, गूगल के ऊपर पढ़ा हूँ, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड ख़त्म लगभग हो गई है, क्योंकि हमें आसमान साफ़ नज़र आ रहा है। और आसमान साफ़ नज़र आने का मतलब ही ये है कि आसमान का कलर बदल गया है, आसमान शफाफ हो गया है। और साफ़ आसमान का मतलब है कि हम जहरीली गैसों से और पोल्यूशन से दूर हो गए और हम कम से कम चैन की सांस ले सकते हैं। इसमें एक बड़ा फ़ायदा ये भी हुआ है कि जिन लोगों को पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, शराब, ऐसी जो भी नशीली चीज़ों की आदत थी, उन लोगों को अब नहीं मिल रहा है। अगर कहीं से चोरी छुपे कहीं से मिलता भी होगा, लाते होंगे, तो बहुत कम इस्तेमाल हो रहा है। वो गुटखा ही क्यों ना हो, तंबाकू क्यों ना हो, बीड़ी, सिगरेट बहुत कम इस्तेमाल हो रही है और कई लोगों का इस्तेमाल बंद हो चुका है। तो अब यहाँ पे काबिल गौर बात यह है कि अगर इस्तेमाल इन चीज़ों का, पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, शराब, ऐसी सब चीज़ों का, तंबाकू अगर बंद हो गया है, तो इससे अगर उनकी ज़िंदगी में राहत मिल रही है, क्योंकि इन चीज़ों की वजह से इनके लीवर ख़राब होते हैं, माइंड पे, ब्रेन के सेल ख़राब होते हैं, हाथ में कपकपी होती है, बदन में कपकपी होती है, एनेमिक हो जाते हैं, बॉडी में खून की कमी होती है, ऐसे जितने भी असरात है, भूख नहीं लगता है, ऐसे जितने भी असरात हैं, इनसे इनको राहत मिल रही होगी और इनको फ़ायदा अगर हो रहा है, तो मेहरबानी करके आइंदा लॉकआउट के बाद भी ये चीज़ें ना ले, तलब ख़त्म कर दे अपनी। और ऐसे ही जैसे फास्ट फूड जो है और बाहर की बनी जो भी चीज़ें थी, वो चाहे पिज़्ज़ा हो, बर्गर हो, या बाहर के आजकल होटल के खानों का ऑनलाइन रिवाज निकल गया, और इन चीज़ों के ना मिलने की वजह से भी लोगों को जो इनके साइड इफ़ेक्ट्स हुआ करते थे, क्योंकि फास्ट फूड वगैरह में जो जितनी बड़ी कंपनियाँ हैं, वो अपनी कंपनी के खानों में ऐसे एसेंस मिलाते हैं कि लोग उन्हें दिल भर के ज़्यादा से ज़्यादा खाएं और उनकी भूख बढ़े, लेकिन ये जो उनके पेट के एंजाइम्स को ख़त्म करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, और इसका साइड इफ़ेक्ट्स ख़राब होने लगता है, और वो ये गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम में ले जाते हैं, पेट की बीमारियाँ, और काफ़ी तकलीफ़ें हो जाती है, खून ख़राब होने लगता है, और बाद में ये एक मरीज़ हो जाते हैं और डॉक्टर के एक रेगुलर शिकार हो जाते हैं। और डॉक्टर के पास में सिर्फ इमरजेंसी में जाना ज़रूरी है, लेकिन ना कि ऐसा आप फास्ट फूड खाओ और छोटी छोटी चीज़ें ऐसी बीमार करे आपको और डॉक्टर के पास जाइए, आपकी सेहत ख़राब करती है। इसलिए आपका सेहत को आपको कंट्रोल रखना आपका काम है। इसी तरह से एक जो चीज़ जो हमारे बदन को ख़राब कर रही है कई सालों से, 25-50 सालों से, वो है पोल्ट्री।
पोल्ट्री के अंदर अब रिसर्च से सामने आ चुकी है कि पोल्ट्री के सिर्फ 1 किलो गोश्त में 1 किलो चिकन के अंदर इतना स्टेरॉइड होता है जितना एक इंसान को उसकी पूरी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। यानी हम जो वेजिटेबल के थ्रू, फल फ्रूट के थ्रू जितना स्टेरॉइड्स पूरी ज़िंदगी में खाते हैं उतना स्टेरॉइड सिर्फ 1 किलो चिकन के अंदर है। अब ये स्टेरॉइड जो है काफ़ी प्रॉब्लम कर रहा है। इतना प्रॉब्लम यानी कि काफ़ी प्रॉब्लम का मतलब क्या है, रिसर्च इतनी तक आ चुकी है कि यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जो लेडीज़ में खासतौर से लड़कियों में प्यूबर्टी पीरियड जो था 12 साल 13 साल पकड़ा जाता है, वहाँ पे 5 साल 6 साल में होना शुरू हो गया और उससे भी कम साल में प्यूबर्टी पीरियड शुरू हो गया। उनके माँ बाप हैरान परेशान हैं और ऐसी बच्चियों को डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है और काफ़ी तकलीफ़ों का शिकार है ऐसी बच्चियाँ। और इंडिया में भी ये कुछ चीज़ें मेरे समझ में आई है, इंडिया में भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे प्यूबर्टी पीरियड का प्रॉब्लम हो गया है। और चिकन के अंदर जो स्टेरॉइड होते हैं वो इतने बुरे होते हैं कि जिनका एक एडल्ट के ऊपर भी बुरा असर हो जाता है, क्योंकि ये हार्मोनल बैलेंस को ख़त्म कर देता है। जब आपका हार्मोनल बैलेंस ख़त्म हो गया तो आपका ऑर्गन्स को आप कंट्रोल नहीं रख सकते, ना ही आपके बालों को, ना आँखों को, किसी चीज़ से। और सबसे बड़ा असर हड्डियों पे होता है, हड्डियों के जॉइंट पे होता है। तो हम समझते हैं कि चिकन खा के हम मजबूत हो रहे, अपने आप को ताकत पैदा कर रहे हैं, लेकिन बात ऐसी नहीं है। चिकन खाने से साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। हाँ, कई मजबूरन है, आपको शादी ब्याह में खाना है, घर में कभी पकाना है, कभी कभार खाना है, वो ठीक है, लेकिन रतीब बना करके हमेशा के लिए इसको खाते ही रहना वो गलत है। इस इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर कहीं शादी में जाओ और कहीं जाओ और आप कहोगे मैं चिकन नहीं खाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। आप खा सकते हो, कभी कभार खाइए, घर में कभी कभार खाइए, लेकिन इसके साथ में क्या कीजिए, पुराना ट्रेडिशन है इंडिया का भी और देशों का भी कि इसके कभी भी मीट इस्तेमाल किया जाता है, या वाइट मीट में आता है चिकन, रेड मीट हो या वाइट मीट हो, इसके साथ में आम तौर से सलाद खाया जाता है। कच्ची प्याज है, पुदीना है, कोतमीर, धनिया है, ऐसा जो कुछ भी सलाद जो भी अवेलेबल हो, सलाद की मात्रा, इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ये सब खाने के पहले सलाद अगर आप साथ में काफ़ी मिकदार में रख दो और ये खाओ तो इंशाल्लाह आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे, लेकिन जितना हो सके ऐसी चीज़ों से बचा जा सकता है। ऐसा ही स्टेरॉइड की अगर बात करते हैं या हार्मोनल डिसबैलेंस की बात करते हैं, जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम को ख़राब करता है, जो बॉडी को ऑटो इम्यून कंडीशन में ले जाता है, जो बीमारी की रोकथाम नहीं कर सकती है, बॉडी हमारी बीमारी के रेजिस्टेंस नहीं कर सकती है, ऐसी एक और चीज़ है, वो है दूध। आर्टिफिशियल मिल्क जो है, जिस तरीके से निकाला जाता है, भैंसों को जो खुराक और इंजेक्शन दे करके और जिस तरीके से निकाला जाता है, आजकल भैंसों के थन से मशीनें लगा करके निकाला जाता है, जहाँ पे उनके थन जो होते हैं दूध देने के, वो जो है ज़ख्मी हो जाते हैं। वैसी हालत में भी उनको उसी थन पे रोज़ निकाला जाता है। वो इन्फेक्टेड होते हैं, उनको पेस्टिसाइड या कुछ क्रीम वगैरह, दवा वगैरह मार के छिड़काव करके फिर से वो दूध लिया जाता है। तो और दूध के अंदर जो दूध में मिलावटी हम जो कहते हैं आर्टिफिशियल, इसमें कई तरह के ऐसे केमिकल बन रहे हैं जो ऑटो इम्यून डिसीजेस पैदा कर रहे हैं। तो आजकल जो दूध जो हमारे पास में इस पीरियड के अंदर आना जिन लोगों के पास बंद हो गया होगा, जिनको दूध की वजह से ऑटो इम्यून डिसीज़ बन चुकी थी, वो दूध की जो ऑटो इम्यून डिसीजेस है वो अभी ख़त्म होने शुरू हो जाएगी, और वो जो है एक अच्छा रिकवरी की तरफ आके अपनी बीमारी को रिवर्सल की तरफ ले आएंगे। यानी उनकी बीमारी जिस तरीके से जिन जिन चीज़ों से बड़ी थी, वो चीज़ें ख़त्म होते 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 उनकी बीमारियाँ अभी कंट्रोल में आने लगेगी और इंशाल्लाह एक दिन वो अच्छे हो जाएंगे। तो इसके लिए अगर किसी को दूध ना मिलने से उनको ऐसा लगे ये ऑडियो वीडियो सुनने के बाद में कि हाँ उनकी बीमारियां कम हो गई है, ख़त्म हो गई है, तो मेहरबानी करके वो दूध को जितना हो सके अच्छे ढंग से मिलने वाला दूध, ऑर्गेनिक दूध जो है वो भी कम से कम इस्तेमाल करें। दूध ना इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि दुनिया में रिसर्चेस आ चुकी है दूध इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। दूध जो इंसानों के लिए नहीं है, दूध उनके उस जानवर के, उनके बच्चों के लिए। इसके ऊपर भी डिटेल ऑडियो नेट पे मौजूद है, लेकिन इंशाल्लाह मैं तीसरा या चौथा ऑडियो में ये सब चीज़ें कवर करूँगा डिटेल में। अब यहाँ पे इतना डिटेल नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये और इस दूध के साथ में सिर्फ और कुछ चीज़ें हैं, डेयरी प्रोडक्ट नहीं मिल रहे। तो डेयरी प्रोडक्ट के अंदर जो है मैदा है, मैदा के अंदर जो रिसर्च ये भी आ चुकी है, इस पर वीडियोस मौजूद है। एलोक्सिन करके केमिकल होता है जो डायबिटीज़ के लिए चूहे ढूंढे जाते हैं, तो चूहों में डायबिटीज़ नहीं होता है, ना ही किसी जानवर या बंदर में होता है। तो चूहों को डायबिटिक बनाने के लिए, चूहे को डायबिटीज़
बनाएगी, उसी के बाद में उस पर रिसर्च की जा सकती है। तो चूहों को डायबिटिक बनाने के लिए एक केमिकल इस्तेमाल होता है जो एलोक्सन नाम है। एलोक्सन केमिकल जो है वो ये वही केमिकल है जो गेहूं से मैदा बनाने के प्रोसेस के अंदर गेहूं का रंग जो होता है उसको, मैदे को साफ करने के लिए एज ए ब्लीचिंग इस्तेमाल होता है, वो एलोक्सन केमिकल है। तो ये केमिकल जो चूहों में डायबिटिक पैदा करता है वो बेकरी के प्रोडक्ट के अंदर कुछ ना कुछ नुकसान तो ज़रूर करता होगा। जिस इंसान की इम्यून पावर कम है, जिसको पहले ही कमज़ोरी है, ऐसे लोगों पे ये बीमारियां जो भी आने वाली है वो बीमारियां जल्दी असर करती है। तो बेकरी प्रोडक्ट में अगर एलोक्सन ना भी हो, अगर कोई कहेगा नहीं, तो मैदा जो है वो जो वाइट पॉइजन की लिस्ट के अंदर मैदा का भी एक नाम आता है, क्योंकि मैदा जो स्टार्च पैदा करता है, जिसका डाइजेशन प्रॉब्लम है, वो मैदा खाने से उनके प्रॉब्लम में स्टार्च पैदा होता है। स्टार्च फिर कई पित्त बनाता है और पित्त बनाने से पित्त खून में मिलता है और लीवर ख़राब होता है और फिर यानी बहुत सी बीमारियां चेन फेलर करते हैं। इसलिए मैदा खाने के लिए लोगों को मना किया जाता है। इसी तरह से आजकल जो चीज़ें नहीं मिल रही है, कोल्ड बेवरेजेस एंड कोल्ड ड्रिंक्स और कोल्ड बेवरेजेस के अंदर बहुत से वीडियोस मौजूद है। इसके अंदर बेहतरीन वीडियो अगर आपको देखना है नेट पे तो राजीव दीक्षित का पे इसके ऊपर देखिए कि किस तरह से ये बनाए जाते हैं और इसके अंदर क्या क्या नुकसान होते हैं, बॉडी को क्या नुकसान होते हैं। अगर कोल्ड बेवरेजेस और कोल्ड ड्रिंक्स ना भी लो, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर और कोल्ड बेवरेजेस के अंदर आइसक्रीम भी है। आइसक्रीम बनाने के अंदर मैंने अपनी आंखों से आइसक्रीम के फैक्ट्री में देखा है कि उनमें जो मेजर क्वांटिटी होती है घी की, फैट की होती है, वो बहुत ही अदना और घटिया दर्जे का फ़ैट इस्तेमाल किया जाता है। वो आंखों से देखी हुई बात कर रहा हूँ मैं। तो बहरहाल इस्तेमाल करें, बेहतरीन कंपनी का देखिए, अच्छे लेबल्स देख करके, फ्रेश वैलिडिटी डेट देख करके, और जिन कंपनी पे आपको भरोसा है अच्छे से अच्छी कंपनी का खाए। मजबूरन खाए, ऐसा नहीं कि ज़रूरत आपकी डेली की हो गई है और रोज़ आप खा रहे पी रहे हो कोल्ड ड्रिंक्स, ये ऐसा नहीं है। पैकिंग डेट्स देखे और उसके बाद में कंपनी देखे, उसकी कोड वर्डिंग देखे कि कौन सा फ़ैट इस्तेमाल हो रहा है, क्या है, और उसके बाद इस्तेमाल करें। और अगर ये चीज़ें अगर आप बंद भी करते हो तो फिर कोल्ड की बात जहाँ आती है तो फ्रिज का इस्तेमाल तो इतना बुरा है कि उसके बारे में भी अगर सुनना है तो नेट पे बहुत से वीडियोस मौजूद है। एक राजीव दीक्षित का वीडियो आप सुनिए, क्योंकि मैं राजीव दीक्षित का फिर से नाम ले रहा हूँ। मैं राजीव दीक्षित को करीब 27-28 साल हो गए मैं राजीव दीक्षित को फॉलो कर रहा हूँ। तो उनका जो है फ्रिज के ऊपर, राजीव दीक्षित फ्रिज ऐसा टाइप करो तो शायद मिल जाएगा कि फ्रिज की हिस्ट्री क्या थी और फ्रिज क्यों बाहर से निकाला गया, उसको डंप किया गया और उसके बाद में इंडिया में पब्लिसिटी की गई और इंडिया वालों को इसका इस्तेमाल सिखाया गया। फ्रिज इसके पहले जहाँ पे जिस देश में थे, जहाँ पे फार्मूले थे, वहाँ पे लोग कॉन्स्टिपेशन का शिकार होने लगे थे। उनको संडास नहीं होती थी, कई दिन तक के संडास नहीं होती थी, एनिमल लेने के बावजूद संडास नहीं होती थी। फिर रिसर्च भी, और रिसर्च के बाद पता चला कि जो तकलीफ हो रही है फ्रिज से हो रही है, इसलिए फ्रिज को वहाँ से निकाला गया। तो ये सब चीज़ें जो थी बेहतरीन फ़ायदेमंद चीज़ें हैं जो लॉकडाउन के असर से हम अपना फ़ायदा कर सकते हैं। तो अगर हो सका तो कोशिश करें इन चीज़ों को छोड़ दें और अपने आप को और अपनी सेहत को, अपने घर वालों को बचा लें। अब चलते चलते लॉकडाउन के नुकसान की बात करते हैं। लॉकडाउन के नुकसान के अंदर सबसे जो बड़ी बातें हो रही है कि लॉकडाउन में लोग घर पे अपना रह रहे हैं, लेकिन कोई लोग लॉकडाउन को इतना एहतियात से नहीं ले रहे। किसी का कहना है कि ये इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बड़ी बीमारी है, छोटी बीमारी है, लेकिन अगर लोगों का कहना है कि इस बीमारी से बचा जाए तो बचना ज़रूरी है। वो इसलिए कि ये अगर बड़ी बीमारी ना भी हुई, आप मामूली से कॉमन कोल्ड एंड कफ का शिकार भी हो गए, आपको बहुत बुखार भी आ गई और आपको हॉस्पिटल ले जा गया, और हॉस्पिटल में अगर उस डॉक्टर ने, आपका पड़ोसी डॉक्टर भी अगर है, वो पहली मरतबा आपको दवाई दे देगा, लेकिन 3 दिन बाद आप वापस जाओगे कि बुखार नहीं उतर रहा या सर्दी नहीं जा रही है, तो वो क्या करेगा? वो सीधा आपसे कहेगा कि अब मैं आपका इलाज नहीं कर सकता हूँ, आपको सरकारी हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। और सरकारी हॉस्पिटल में जाने के बाद में
फिर आपका इलाज किस तरीके से होगा, वहाँ कौन इंसान होगा डॉक्टर को, वो क्या दवाई देगा, वो मैं और आप लोग नहीं जानते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो आपकी बीमारी कुछ और है और इन्फ्लुएंजा की इंजेक्शन दे दिए जाए, या मलेरिया की दवाई दे दी जाए, या HIV की दवाई दे दी जाए। क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी मैंने मेरा शायद ये तीसरा वीडियो आएगा इसके बाद में, जिसके अंदर मैं सब दवाओं के और इसके सब चीज़ों की डिटेल बताऊँगा। मैं इस वक्त अभी नहीं कहता हूँ, इसलिए ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप, कि मेरा जैसे जैसे इसके आगे का दूसरा वीडियो कोरोना पे और तीसरा वीडियो कोरोना पे और तीसरे वीडियो में डिटेलिंग आएगी, ये दवा वगैरह का सब डिटेल बात करूँगा मैं। तो जैसे ही वो वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाना, कि आपको बहुत ही डिटेल में मैं इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करूँगा। और ये आगे के 2 वीडियो आपकी ज़िंदगी के बेहतरीन वीडियो साबित होगी, इतना मुझे यकीन है, क्योंकि मैंने काफ़ी इस पर स्टडी की है, बहुत वक्त इस पर बताया है मैंने। अब दूसरा इसमें नुकसान ये हो रहा है कि लोग घर में है, वक्त मिला है, आराम करें भरपूर। जिसको नींद की तकलीफ़ थी, नींद पूरी नहीं होती थी, नींद ले। जो बीमार है, कमज़ोर है, वो नींद ले। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जो लोगों ने अपने घर में है, मुस्लिम है तो नमाज में और अपने कुरान शरीफ की तिलावत में, हदीसें पढ़ने में लगाना चाहिए। कोई हिंदू है तो अपनी धार्मिक पुस्तकें, वो गीता हो, ऐसी रामायण हो, ऐसी जो भी धार्मिक किताबें हैं ऐसी पढ़े, अपने मज़हब की बातों को दिन भर काम में लाए। ऐसा ना करते हुए लोग दिन भर फालतू मैसेजेस में और टिकटॉक पे वीडियोस बनाने में और व्हाट्सएप पे वीडियोस बनाने में लगे हुए हैं। इसके अंदर इनका नुकसान हो रहा है, वो आज इनको नहीं समझ रहा है, लेकिन इनको बाद में, आज नहीं तो कल समझेगा। और लॉकडाउन के अंदर जैसे ऊपर बता चुका हूँ कि जो भी हो, अपना जितना भी हो सके अपने आप को कंट्रोल में रखे और अपने आप को एक अच्छा इंसान बना करके हर उस चीज़ से बचा जाए जो चीज़ें उनको इस वक्त के अच्छे इस्तेमाल के बदले में फजूल वक्त में इस्तेमाल में ले जा रही है। और दूसरा एक इसका ये हुआ है कि कई लोग मजबूरन घर से निकले, और मजबूरन घर से निकलने के अंदर उनकी कई लोगों को पुलिस के डंडे भी पड़े, कई लोगों को लॉकअप में भी डाला गया, कई लोगों की गाड़ियां जब्त हो गई और मजबूरन वो अपनी सफाई नहीं दे सके। लेकिन ले दे करके ये मुसीबत हो गई। इसलिए जितना हो सके उतना परहेज़ रखे। और गवर्नमेंट के कानून अगर गवर्नमेंट ने बना दिए तो कानून सिर्फ हमारे लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए होता है, पूरे एक शहर के लिए होता है या पूरे देश के लिए होता है। तो अगर कानून को कानून के तरीके से ही समझा जाए तो बेहतर है कि गवर्नमेंट को भी उसमें मदद करे, कानून के रखवालों की हम मदद करें और किसी को तकलीफ़ ना हो। क्योंकि किसी को अगर तकलीफ़ होने का मतलब है पहले हमको तकलीफ़ होती है। हम किसी को तकलीफ़ देते हैं तो लोग हमको तकलीफ़ देंगे और हम अपनी तकलीफ़ अपने आप से बढ़ाएंगे। उससे अच्छा है कि घर में रहने के लिए कहा गया है तो घर में रहे। जो ज़रूरत की अशियाएँ कम से कम लाए, जब लाने का मौका मिलता है जब लाए और इस्तेमाल करें। अब यहाँ पे लॉकडाउन के अंदर एक नुकसान ये हुआ है कि कई गरीब जो थे उनके काम धंधे रुक गए। और वो ऐसे भी है कि जो गैरतमंद है वो भूखे है, लेकिन वो भीख मांगे जैसा उनको अभी लोगों की मदद मांगनी पड़ रही है। तो ऐसे जो गैरतमंद थे उसमें सब कम लोग जो थे, कम नौकरी पेशा थे जिनको पगारें नहीं मिल रही है मंथली। वो ऐसे है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे काम करने वाले मामूली कूली है, हमाल है, भिखारी, जो रिक्शा ड्राइवर है, कार ड्राइवर है, ऐसे लोग हैं। तो ऐसे लोगों की हालत बहुत बुरी हो गई है। तो मुस्लिमों का रमज़ान आ रहा है, और रमज़ान हो या ना हो, हर मज़हब के लोग जो है कम से कम अपने आसपास में ढूंढें, अपने घर में ढूंढें, अपने रिश्तेदारों में ढूंढें जो लोग मदद के हकदार हैं। ऐसे लोगों को रमज़ान के पहले ज़कात का पैसा दे दे। और जो लोग मुस्लिम नहीं है वो भी अपनी मदद किसी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में देखा जा रहा है हज़ारों करोड़ों रुपया इंडिया में लोगों ने मदद के लिए लगा दिए। उन लोगों ने लगाए जो काबिल थे, लेकिन जो काबिल नहीं है उनका कुछ तो पैसा अगर बच सकता है, भले से 500 रुपया ही क्यों ना हो, तो 500 रुपये भी एक गरीब के लिए काफ़ी किराना गेहूँ चावल ही सही खरीद के दे दे तो उसमें उन लोगों को राहत हो जाएगी। और जो गैरतमंद है उन्हें छुपा करके दे, उन्हें जता करके बता करके ना दे। इस कोरोना के अंदर कुछ तकलीफ़ें ऐसी भी हो गई है कि लोगों
को जो कोरोना के पेशेंट मिले, उन पेशेंट के घर वालों को क्वारंटाइन में रखा गया। और क्वारंटाइन में रखने की वजह से अगर इन पेशेंट की मौत हो गई तो उन पेशेंट को, उनके घर वालों को उनके अंतिम संस्कार में या जनाजे में शामिल होने नहीं दिया गया। यहाँ तक कि पड़ोसी, कई जगह पे ऐसा भी आया है, वीडियो मौजूद है कि पड़ोसी और कई लोग उनकी मैयत पे भी आने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि कोरोना से मरे थे। और कई केसेस ऐसे हो गए कि डेड बॉडी को कई घंटे लग गए परमिशन लेने के लिए। तो लोगों, मुस्लिमों में दफनाने के लिए और हिंदुओं में अंतिम संस्कार करने के बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आए, और इतने बड़े प्रॉब्लम आए कि सुन करके और देख करके दिल हवल गया है। लेकिन उन बातों को मैं यहाँ पे दोहराऊंगा नहीं। बहरहाल ये तकलीफ़ भी है कि लोगों को उनके घर वालों की डेड बॉडी तक के नसीब नहीं भी है। तो ये वक्त जो है एक दूसरे का साथ देने का है। अगर आसपास में कहीं ऐसे हमको नज़र आए कि कोई डेड बॉडी है और कहीं कोरोना के उनके मरीज़ के घर वाले जो है क्वारंटाइन में है, तो ऐसे लोगों की मदद करें। बिल्कुल मदद करना लाजिम है। मौत तो आनी ही है, जब आनी है वो कोरोना से आनी होगी तो कोरोना से आएगी, या आप बच करके निकलोगे कहीं और आएगी। तो जो लोग क्वारंटाइन के पेशेंट की भी मदद करना चाहते हैं, गवर्नमेंट ने ऑनलाइन वेबसाइट्स बना दिए। हर शहर के अंदर ऑनलाइन वेबसाइट्स है। अगर आप मदद करना चाहते हो, क्वारंटाइन के पेशेंट की खिदमत करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट की हर शहर की वेबसाइट ढूंढे। और उसके बाद में फ़ेसबुक पे भी लोगों ने बना दिया है। जिनको वेबसाइट्स और फेसबुक के लिंक नहीं मिलेंगे वो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, फ़ोन मत करना, व्हाट्सएप कीजिए। हो सका तो मैं लिंक भेज दूंगा। और इस नाचीज़ ने भी इसी जज्बे के तहत पे ऑनलाइन पे अपना नाम दर्ज करा दिया है। बस मैं इंतज़ार में हूँ कि कब मेरा बुलावा आ जाए। अगर मुझे ये खिदमत का मौका मिले कि क्वारंटाइन के पेशेंट्स को उनके हॉस्पिटल में जा कर के मरते हुए डेड बॉडीज़ उन लोग को उनके साथ में मुझे हैंडल करना पड़े, तो मैं बिल्कुल आगे बढ़ के मैंने उसमें भी अपना नाम दर्ज करा दिया है। मैंने कई जगहों पे इसकी वेबसाइट के ऊपर इनरोलमेंट कर दिया है और पर्सनल लेवल पे भी बातें की है। लेकिन जो अल्लाह की मर्ज़ी होगी वही होगी। बहरहाल जिसको लिंक चाहिए, या तो मैं वीडियो के नीचे हो सका तो लिंक मैं डाल दूँगा। और यहाँ पे जो है आजकल तकलीफ़ एक ये हो गई है कि लोगों को शेविंग करने का मौका नहीं मिल रहा है, और लेडीज़ को भी ब्यूटी पार्लर की वजह से तकलीफ़ हो रही है। जो काबिल रुतबा है, जिनके पास पैसे है, वो घर पे बुला करके अपना काम करवा ले रहे हैं। लेकिन लोगों की शक्लें बिगड़ गई है, और इस वजह से आजकल लोगों ने सेल्फ़ी बनाना और व्हाट्सएप के वीडियोस बनाना बंद कर दिए। हाँ, लेकिन अभी ये हमने फ़ायदे देखे, नुकसान देखे। इसके अलावा कई बातें ऐसी है जिनसे हम ये लॉकडाउन का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब लॉकडाउन का फ़ायदा किस अंदाज में उठाया जाए, इन बातों पे थोड़ा सा हम ध्यान दे दें। जो लोगों को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में अपनी पॉजिटिविटी में प्रॉब्लम आते हैं नौकरी पे, ऐसे लोग जो है कम से कम व्हाट्सएप के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर जो वीडियोस अवेलेबल है, उन वीडियोस को देख करके अपनी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट कर सकते हैं। जो बच्चों की पढ़ाई होने वाली थी और जिनके एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए, अब पढ़ाई ख़त्म हो गई, स्कूलें बंद हो गई है, वो कम से कम अपना अगले साल का सिलेबस मुकम्मल कर सकते हैं। क्योंकि कम से कम 25 से 50 तक का सिलेबस अब ये 3-4 महीने के अंदर कंप्लीट किया जा सकता है। अगर किताबें नहीं होगी तो कम से कम किताबें कहीं से पास पड़ोस से, जो बच्चे इनसे ऊपर की क्लास में थे, उनके पास से ले करके वो अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं, पढ़ाई में ध्यान दे सकते हैं, ना कि वक्त बर्बाद करें। जिन लोगों को डाइट कंट्रोल करने का मसला आता था ऑफिस में, ऑफिस की लाइफ के अंदर, वो वक्त वक्त पे जो खाना है वो खा नहीं सकते थे, डाइट मेंटेन नहीं हो सकती थी, या जिनको वेट लॉस पे बुलाना था, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम, उनका वक्त आ गया। फास्टिंग कर सकते हैं, वेट लॉस के लिए डाइट वगैरह का कर सकते हैं। जिन लोगों को इंग्लिश का प्रॉब्लम है, इंग्लिश वीक है, वो लोग ऑनलाइन काफ़ी कोर्सेज, फ्री में कोर्सेज अवेलेबल है व्हाट्सएप पे, वीडियोस प्रोनाउंसिएशंस के साथ में, आपके तर्जुमे के साथ में, लैंग्वेज के साथ में, ट्रांसलेशन के साथ में, हर चीज़ की मीनिंग के साथ में आज की तारीख में गूगल मौजूद है, जो हमारे वक्त में नहीं था। तो आज ये फैसिलिटीज़ अगर आज की पीढ़ी को मिल रही है, तो ये जनरेशन वाले अपना हर तरह का ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। और काफ़ी ऐसे बिज़नेस या कोर्सेज है जो व्हाट्सएप के ऊपर ऑनलाइन कोर्स में देख करके शुरू कर सकते हैं।
जिन लोगों को कुकिंग का या घर के किसी काम का प्रॉब्लम है वो इस वक्त में कुकिंग और घर के उस काम को सीख सकते हैं। और उसके साथ में जिन जिन बच्चियों की शादी होने वाली है लेकिन उन्हें कुकिंग का, खाने पकाने का इल्म नहीं है, वो इस वक्त का फ़ायदा उठा करके खाना पकाना और ऐसे घर की जो ज़िंदगी के काम है वो सब सीख सकते हैं। और इससे क्या होगा, घर का माहौल खुशगवार होगा और आपसी भेदभाव भी मिट जाएगा। और जिन लोगों को कुछ हुनर है, पेंटिंग का हो या क्राफ्ट का हो, वो अपने हुनर को इस वक्त आजमा सकते हैं। और हुनर को आजमा करके कम से कम क्राफ्ट और पेंटिंग वगैरह ऐसी जो कुछ भी चीज़ें हैं ऐसे सीख सकते हैं। जो हुनर उन्हें सीखना है, लेकिन उसका भी एक तरीका है कि आप ऐसे हुनरमंद लोगों को व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लीजिए और एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए। आपको घर बैठे ऐसे कई तरह के हुनर आपको घर बैठे सीखने मिलेंगे। लेकिन जिस अंदाज में आप ये बनाओगे बस उसी तरह से रखो। इसके बाद में एक ये है कि घर के अंदर हमारे बहुत से पुरानी रद्दी पड़ी होती है, पुराने कागजात पड़े होते हैं। तो ये फालतू वक्त के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स को छांट ले और एक घर की सफाई हो जाएगी। साथ में एक फ़ायदा ये होगा कि हो सकता है आपको ऐसा कोई अहम डॉक्यूमेंट मिल जाए जो आप काफ़ी दिनों से ढूंढ रहे थे, मिल नहीं रहा था, तो एक अहम डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। तीसरा इसका बड़ा फ़ायदा ये होता है, जो मेरे साथ हो चुका है कई मरतबा, कि हम बहुत से बैंकों के अकाउंट खोलते हैं और उसके बाद में फिर नया अकाउंट खोलते हैं तो पिछला अकाउंट को हैंडल करना भूल जाते हैं। हो सकता है आपको 5 साल 10 साल पुरानी कोई पासबुक मिल जाए जिसके अंदर आपका पैसा पड़ा हुआ और वो आप अकाउंट इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो वो भी एक आपका फ़ायदा का ही है। जिन घरों के अंदर पुराने कपड़े पड़े होंगे वो छांट ले, जो साहिब हैसियत है, जो जो खैरात में दे सकते हैं, डोनेशन में मदद में दे सकते हैं, वो ऐसे अच्छे कपड़े को जो पहनने के काबिल कपड़े हैं, जो थोड़ी सी सीने में या बटन लगाने में या जो जो एक इंसान अच्छे से पहन सकता है, ऐसे लोगों को ये कपड़े बांटने के लिए निकाल ले, अलग कर ले। लेकिन जो और भी नीचे के, मिडिल क्लास से भी नीचे के लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि कपड़े बांटे जाए, उनको खुद को ज़रूरत है, जो पहनते नहीं है, तो ऐसे कपड़े को काट छाट कर ले और ऐसे कपड़ों की रज़ाई और गोदरी वगैरह सी ले। तो इसमें दो काम हो गए, एक तो आपके घर का एक बिस्तर बढ़ जाएगा, दूसरा आपका एक फालतू वक्त कम हो जाएगा। और और इस और इसके साथ में घर के छोटे मोटे जो रिपेयरिंग के काम है, जो भी छोटे मोटे रिपेयरिंग के काम है, वो रिपेयरिंग के काम कर सकते हैं, जो वो खुद घर में कर सकते हैं, जिसमें मैकेनिक की ज़रूरत नहीं है। ऐसे छोटे मोटे रिपेयरिंग के काम कर ले और घर के अंदर जो भी कोने हो उन कोड़ों को साफ़ कर ले। एंटी जिसमें फंगस होगा, मकड़ी के जाले हो गए, ऐसे सब चीज़ों को साफ़ सफाई कर ले। मुस्लिमों के लिए एक फ़ायदे की बात यह है कि वैसे भी उनका रमज़ान अभी आने वाला है, तो और दूसरे लोग हर कोई ये साफ़ करे कि जिसमें मच्छर वगैरह या गंदगी या कीड़े वगैरह ऐसा ना आए। अब एक बात यह है कि अब लॉकडाउन है तो बाहर से रुपया आना बंद है, जिसके कारोबार थे, धंधे थे, सब बंद हो चुके हैं। बैंक से पैसा आना में तकलीफ़ है। और जिनको पेमेंट मिली है, जो नौकरी पे थे, लेकिन जिसकी नौकरी पे पेमेंट मिली है उनका भी आगे ऐसा अंदेशा आ सकता है कि उनको 50% पेमेंट हो जाए नौकरी का रुतबा देख करके। टॉप ऑफिसर अगर है तो उसे 100% मिलेगा, जो मैनेजर है उसको 50% मिलेगा, सर्वेंट है तो उसको 25% मिलेगा, या हो सकता है नौकरी से किसी को निकाला जाए। तो ऐसी जो कुछ भी निगेटिव हालात हो सकते हैं, मैं यही नहीं कह रहा हूँ कि यही होगा, लेकिन ऐसे हो सकते हैं। इसलिए जो पैसा है उसको बचा ले। कम से कम जो पैसा बचाओगे वही आपका पैसा कमाने के बराबर हो जाएगा। तो जितना हो सके घर का खर्च कम करें और पैसा बचा ले। दूसरा, आपके मोबाइल वगैरह के अंदर या लैपटॉप में, कंप्यूटर के अंदर जो अनवांटेड डाटा होगा उसको साफ सुफा कर ले। कि क्या ऐसा करने से कम आपका मोबाइल या लैपटॉप हैंग नहीं होगा और जो अनवांटेड चीज़ें वो साफ़ हो जाएगी। जिन लोगों को नशे की लत थी, अब लॉकडाउन का फ़ायदा उठा करके वो अपना नशा को ख़त्म कर सकते हैं। जिन लोगों को भूख पे कंट्रोल नहीं होता था या होता है, वो लोग अपनी भूख पे कंट्रोल करना शुरू कर सकते हैं। कि एक शर्त बनाए कि घर में उसी वक्त खाना खाए जब उन्हें तेज़ी से भूख लग रही है, उसके बिना ना खाए। और बीच में कोई स्नैक्स ना ले, कुछ भी ना ले, जो भी खाना है, जो कुछ भी वैरायटी उनको खानी है, सिर्फ भूख के वक्त ही खाए। और वो भी भूख ऐसी जो बिल्कुल तेज़ी से उन्हें लग रही हो। इसका फ़ायदा मरीज़ों को होगा कि उनकी हालत अच्छी होने लगेगी, लेकिन तंदुरुस्त को ये होगा कि उनकी हालत और अच्छी हो जाएगी, वो उम्र के कई साल पीछे जाना शुरू हो जाएंगे। और इसी तरह से ऊपर जैसा बताया गया कि पैकिंग मिल्क है, बेकरी का है, आइटम है, मैदा है, बिवरेजेस है, फास्ट फूड है, ऐसी ऐसी तमाम चीज़ें, चिकन है, ऐसी कई चीज़ों से हमको जो बचने का मौका मिला है। हम
हम बचा लें। और इसकी वजह से क्या है कि हम खुद अपने आप को बचा सकते हैं, जितना हम अपने आप को बचा सकते हैं उतना बचा लें। और लॉकडाउन के अंदर जितना हो सके सादा ज़िंदगी को अपनाएं। जितनी सादा ज़िंदगी को अपनाएंगे, सादा ज़िंदगी का मतलब है सादा रहन सहन, सादा खान पान, सादा कपड़े, तो उसमें लॉकडाउन का फ़ायदा जो है आज समझ में नहीं आएगा, लेकिन लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद में या उसके कुछ वक्त बाद में बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो यहाँ जिन लोगों की बुरी आदतें अब लॉकडाउन की वजह से ख़त्म हो चुकी है वो ख़त्म कर ले। और साथ में अब मैं यही कहना चाहूँगा कि हर बीमारी जो है लाइफ स्टाइल डिसीज़ है। आप बीमारी को खुद अपना घर बनाने का मौका देते हो आपके बदन में। लाइफ स्टाइल अगर चेंज करोगे तो आपकी बीमारी से आपको परेशानी ख़त्म होगी। घर का माहौल से भी जिनको बीमारी है वो घर का माहौल को सही करेंगे तो उनके घर का टेंशन और घर की निजी ज़िंदगी सही होगी। तो इस तरह से आप अपने बदन को खुश रखिए लाइफ स्टाइल डिसीज़ को ख़त्म करके, और घर के माहौल को खुश रखिए कि घर का माहौल खुश रहेगा तो आप खुश रहोगे। घर के माहौल को खुश रखने का मैं एक रिसर्च की बात करता हूँ। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एक रिसर्च कई सालों से 70-75 सालों से चल रही है। वो लोग उनके जो टॉप ग्रेजुएट के लोग होते हैं, पास होकर के जो निकलते हैं, उनका वो लोग उनके मरने तक की उनकी स्टडी की जाती है। जब बच्चा उनके पास से पास होता है, डिग्री लेके निकलता है, तो उसमें स्टडी में उनको ये समझ में आया कि कुछ लोग उनके पास से पास होने के बाद में साइंटिस्ट बन गए, कुछ लोग बड़े देश के लीडर बन गए, कुछ बड़े से बड़े वकील बन गए, यानी बहुत से लोग बड़े से बड़ी चीज़ें करने में काबिल हो गए। और कुछ लोग उसमें से निगेटिव भी गए, जो जेल भी गए, ऐसा भी हुआ, उनकी मौतें जेल में हुई। ऐसे भी रिसर्च में उनके पास आया है। लेकिन उनकी रिसर्च के अंदर एक चीज़, सिर्फ एक चीज़ जो समझ में आई है, जो रिसर्च का जो कंक्लूज़न कहेगी वो ये था कि जिन लोगों ने ख़ानदान साजी को बढ़ाया, जिन लोगों ने रिश्तेदारी को बढ़ाया, जिन लोगों ने घर के माहौल को खुश रखा, जिन लोगों ने अच्छे से अच्छी चीज़ें दूसरों को बताई, जिन लोगों ने खुशी बांटी, वही लोग खुश रह गए। अब आखिरी में चलते चलते सिर्फ यही कहना चाहूँगा मैं कि अच्छी आदतों को अपनाना और बुरी आदतों को छोड़ना ये कैसे कर सकते हैं, इसकी भी साइंस में रिसर्च हो चुकी है। नासा ने रिसर्च की है, वो रिसर्च भी गूगल पे ढूंढे तो मिल जाएगी। 21 दिन 21 डेज जिसको कहा जाता है, 21 दिन तक की अगर कोई चीज़ अपने दिमाग में कंट्रोल करके माइंड को विल पावर को बढ़ा के अपने माइंड की इजाज़त के साथ में अगर 21 दिन तक की आप कोई अच्छी आदतों को अपनाने लग जाओगे तो वो 21 दिन में खुद ब खुद आपके दिमाग में बैठ जाएगी वो अच्छी बातें। और जो चीज़ें बुरी आदतें आप 21 दिन तक के छोड़ोगे, दिमाग से अपनी मर्ज़ी से छोड़ने की कोशिश करोगे 21 दिन तक के, वो 21 दिन में आपके दिमाग से निकल जाएगी। तो आप 21 दिन तक के अपने आप को इस लॉ पे डालें, 21 डेज़ के फार्मूले पे डालें। और 21 डेज़ पे भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं इंशाल्लाह, 21 डेज़ की अहमियत क्या है, न्यूमरोलॉजी बेस्ड के ऊपर भी बहुत डिटेल में एक ऑडियो बनाऊंगा। हो सकता है चौथा या पांचवा ऑडियो या उसके बाद का कोई ऑडियो आएगा, ये वीडियो आएगा। तो इसलिए भी आपको ये मेरा व्हाट्सएप ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए। अगर आपको कुछ भी कहना है तो मैं ये मेरा नंबर भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फ़ोन मत कीजिए मेहरबानी करके, क्योंकि फ़ोन मेरे पास में रिसीव बहुत कम होते हैं। व्हाट्सएप करोगे तो इंशाल्लाह आज नहीं तो 8 दिन बाद मैं जवाब दे दूंगा। कोई अच्छी बातें जो भी मुझे बता सकता है, मुझे समझा सकता है, मेरा इल्म नॉलेज बढ़ाने के लिए जो कुछ मेरी मदद कर सकता है वो मुझे व्हाट्सएप करें या कमेंट्स के अंदर लिख सकते हैं। तो बस इंशाल्लाह मैं यही बात कहते हुए ये वीडियो को ख़त्म करूँगा कि पॉजिटिव बने रहिए, पॉजिटिव माहौल रखिए और सबको खुश रखिए, अपने आप को खुश रखिए, अपने आप को बीमारियों से, हर चीज़ से, टेंशन से बचाइए। और ऐसे ही बने रहिए जैसे एक बच्चा हर तरह से आज़ाद और खुश रहता है। इस तरीके से आप सबको वीडियो शेयर कीजिए, सबसे बातें बताइए और एक खुशगवार ज़िंदगी बनाइए। और लॉकडाउन से जितना हो सके उतना ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। अल्लाह हाफिज़।